गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज़। आज हम लोग के मैप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन और जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं बेसिक से लेकर एंड तक, जिससे कि आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लगा पाओ, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर किया हूँ और जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं उसको बोर्ड पे समझाया भी है। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करोगे। चलिए शुरू करते हैं के मैप के बारे में। तो ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर इन डिजिटल सर्किट फॉर रिड्यूस बुलियन एक्सप्रेशन डायरेक्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बेसिकली के मैप एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है किसी भी डिजिटल सर्किट के जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनके कॉम्प्लेक्सन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। वन के मैप इज यूज फॉर गेटिंग वन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन के लिए, एक बुलियन एक्सप्रेशन के लिए हमें एक के मैप की जरूरत होगी। जनरली एन वेरिएबल के मैप इज यूज फॉर एन वेरिएबल फंक्शन। अगर एन वेरिएबल के मैप है तो एन वेरिएबल फंक्शन के लिए जनरली हम एन वेरिएबल के मैप का यूज करते हैं। एन वेरिएबल के मैप गिव्स 2 टू द पावर n सेल्स। अगर एन वेरिएबल के मैप है तो उसमें 2 टू द पावर n सेल्स होंगे। सपोज करो एन 2 वेरिएबल के मैप है तो उसमें 4 सेल्स होंगे। अगर 3 वेरिएबल के मैप है तो उसमें 8 सेल्स होंगे। अगर 4 वेरिएबल के मैप है तो उसमें 16 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ओके। वन सेल इज यूज टू रिप्रेजेंट वन मिन टर्म और वन मैक्स टर्म। एक सेल एक मिन टर्म को या फिर एक मैक्स टर्म को डिनोट करता है। मिन टर्म का मतलब क्या है कि जहाँ पे आउटपुट में जहाँ पे 1 आया हुआ है वो मिन टर्म को डिनोट करता है, और मैक्स टर्म जहाँ पे आउटपुट में जहाँ पर 0 आया हुआ है वो हमारे मैक्स टर्म को डिनोट करता है। आप डिटेल में जानने के लिए मेरे एसओपी और पीओएस वाले लेक्चर को देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। के मैप मेथड इज यूज फॉर गेट एक्सप्रेशन विथ एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म। हम के मैप मेथड से एक्सप्रेशन को एसओपी फॉर्म में भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और पीओएस में भी निकाल सकते हैं, है ना। और मैंने बता रखा आपको कि आप चाहे एक्सप्रेशन एसओपी में निकालो या पीओएस में निकालो, रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। ठीक है। बेटर ये रहता है कि अब ऑप्शन में देखो कि क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप निकालो। के मैप मेथड फॉर मिन टर्म, मतलब एसओपी के लिए देखते हैं ऑल वंस एंड डोंट केयर। डोंट केयर को हम डी से या फिर एक्स से डिनोट करते हैं। गिवन इन द फंक्शन आर कंपल्सरी नीडेड टू प्रोड्यूस इन द गिवन के मैप। जितने भी बुलियन फंक्शन में हमारे वन और डोंट केयर होंगे उन सबको हम के मैप के सेल्स में पुट करेंगे, उनका रखना जरूरी है। ग्रुपिंग ऑफ ऑल वन सेल्स आर कंपल्सरी नीडेड फॉर मिनिमम 1 टाइम, बट ग्रुपिंग ऑफ डोंट केयर सेल्स आर नॉट कंपल्सरी। जो 1 वाले सेल्स होंगे, जहाँ पे भी 1 होगा सेल में, जहाँ पे भी 1 होगा उनका ग्रुपिंग हम कंपल्सरी होता है, उनका ग्रुपिंग करना ही होता है। और डोंट केयर वाले को हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर डोंट केयर की यूज करने से हमारे सर्किट की कम्प्लेक्सिटी या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाते हैं बुलियन फंक्शन के, तो हम डोंट केयर को यूज करेंगे। अगर हमारा ऐसा नहीं होता तो हम डोंट केयर को छोड़ देंगे। डोंट केयर की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग, डोंट केयर मतलब क्या है, आइदर इट इज 0 और 1। अ सेल कैन बी मैप मोर देन 1 टाइम व्हेन इट्स सर्विसेज आर नीडेड। एक सेल को हम एक से ज़्यादा बार भी यूज कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, अगर उसकी हमें ज़रूरत होगी तो। ऐसे ही हम मैक्स टर्म के लिए देखेंगे। सारा सेंटेंस सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल जीरोस एंड डोंट केयर गिवन इन द फंक्शन आर कंपल्सरी नीडेड टू प्रोड्यूस इन द गिवन के मैप। जितने भी जीरो और डोंट केयर होंगे के फंक्शन में उन सबको के मैप में पुट करना जरूरी होगा। Grouping of all zero cells are compulsory needed for minimum 1 time, but grouping of don't care cells are not compulsory. जीरोज वाले सेल्स की ग्रुपिंग कंपलसरी होती है और डोंट केयर वाले की हम जरूरत के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इसकी जरूरत है या नहीं है। अ सेल कैन बी मैप मोर देन 1 टाइम
व्हेन इट्स सर्विसेज आर नीडेड। ये सारा कुछ बिल्कुल मिन टर्म और मैक्स टर्म वाला बिल्कुल सेम है, कोई भी खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस हमें ये देखना है उसमें 1 था और यहाँ पे जीरोस की बात करा जा रहा है। अब लास्ट पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है, वो है इन n वेरिएबल के मैप ईच सेल हैज n नंबर ऑफ चांसेस टू ग्रुप विथ अदर सेल्स। अगर n वेरिएबल के मैप है तो हर सेल के पास n नंबर ऑफ चांसेस होंगे दूसरे सेल से ग्रुपिंग के लिए। सपोज करो कि अगर 4 वेरिएबल के मैप है तो कितने सेल्स होंगे, 2⁴ मतलब 16 सेल्स होंगे, और हर सेल्स के पास 4 चांसेस होंगे दूसरे सेल के साथ ग्रुपिंग के लिए। अगर 2 वेरिएबल होगा तो हर सेल के पास 2 चांसेस होंगे दूसरे सेल से ग्रुपिंग के लिए। अगर देन की वैल्यू 3 वेरिएबल का मैप होगा तो हर सेल के पास 3 चांसेस होंगे दूसरे सेल से ग्रुपिंग के लिए। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रख के आप ग्रुपिंग करते टाइम, मैपिंग करते टाइम आप इजीली समझ सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है और कितना कौन कौन सा ग्रुपिंग हो पाएगा। ओके, अब इन सारे कॉन्सेप्ट को हम अब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है। ओके, तो चलिए ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड पे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके एवरीबॉडी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे के मैप के बारे में कि अगर के मैप के बारे में अगर 2 वेरिएबल के मैप है, सपोज करो 2 वेरिएबल के मैप है, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे हमारे 2⁴ मतलब 4 सेल होंगे, ठीक है। तो अगर हम सपोज करो यहाँ पे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे 2 वेरिएबल है ए बी और जो इसका फंक्शनल आउटपुट है एफ ऑफ ए बी, ठीक है। ये क्या होगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसका सपोज कर लेता हूँ आउटपुट हमारा 1 1 0 0 है। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम इस एक्सप्रेशन को एसओपी मेथड से भी यूज कर सकते हैं, पीओएस से भी सॉल्व कर सकते हैं और के मैप्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एसओपी और पीओएस का मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। पहले इसको मैं के मैप से देखता हूँ, तो के मैप में ही मैं एसओपी और पीओएस मेथड से सॉल्व करके देखूंगा। तो पहले मैं सबसे स्टार्टिंग में बात करते हैं, मैंने बताया था आपको कि हमारा क्या है कि ए और बी, ये हमें याद रखना है कि ये ए और बी कैसे लिखते हैं। हमेशा एलएसबी टू एमएसबी चलते हैं, ये एलएसबी टू एमएसबी एक जो मतलब वैसे आप कोई भी ले सकते हो लेकिन नंबरिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं वो एलएसबी टू एमएसबी लेते हैं। इधर की तरफ जो भी लिखेंगे एलएसबी और इधर एमएसबी, ठीक है। एलएसबी टू एमएसबी चलते हैं, मतलब लोअर सिग्निफिकेंट बिट टू हायर मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग क्या होगा, ये ए 0 हो सकता है 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 और ये 1। तो नंबरिंग इसकी बनेगी, ये देखो ये कम सेल किससे मिला है 0 0 से, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 0 0, ठीक है। इसको क्या किससे मिला है 0 1 से, ये किससे मिला है 1 0 से और ये 1 1 से, ठीक है। अब इसी को अगर नंबर में लिखेंगे, सीरियल नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0 1 2 और 3, ठीक है ना। तो हम इसी को यहाँ पे 0 0 0 1 ये ना लिख के हम सीधे ये लिखेंगे 0, ठीक है 1, ये क्या बना हमारा 2 और ये 3। ये बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक आपको बता रहा हूँ मैं। कोई भी होगा तो हम उसके लिए ऐसे ही करते हैं। हर एक सेल का, ये एक सेल है, ठीक है, उस सेल का मतलब क्या है, ये किससे मिला 0 0 से, ये 0 1 से 1 0 से और 1 1 से। ओके, समझ में आ गया इतना। ओके, अब सपोज करो कि हमें ये मैंने बताया था कि जो भी सेल होंगे वो कितने से, मान लो कि अगर मैंने बताया था कि अगर n वेरिएबल सेल है तो वो n नंबर ऑफ चांसेस होंगे उसके ग्रुपिंग के। मतलब ये सेल है, ये 2 वेरिएबल है, तो इस सेल के ग्रुपिंग का 2 चांस है, या तो ये ग्रुप इसके साथ हो सकता है या तो ये ग्रुप इसके साथ हो सकता है, ठीक है। जो ग्रुपिंग के चांसेस हैं वो ये है। वैसे ही अगर इस सेल की बात करें तो ये सेल या तो इससे ग्रुप होगा या फिर इसके साथ ग्रुप होगा, ठीक है। हर सेल के पास 2 ही चांसेस होंगे, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। चाहे आप किसी भी सेल के बारे में बात करोगे, अगर 2 वेरिएबल है तो हर 2 वेरिएबल के साथ के लिए 2 ही चांसेस होंगे ग्रुपिंग के लिए। ऐसे हम 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के लिए भी देखेंगे। पहले 1 बाय 1 देखते हैं। इतना समझ में आ गया कि हर ग्रुप के पास, हर सेल के पास
2 चांसेस होंगे ग्रुपिंग के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये ए और बी हो गया, 0 1 2 3। ये बात समझ में आ गई 0 1 2 3 मैं कैसे लिख रहा हूँ। ओके, अब हम देखो इस के मैप को हम एसओपी के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं और पीओएस के हेल्प से भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया है आपको थ्योरेटिकल पार्ट में कि एसओपी और पीओएस का क्या मतलब है, ठीक है। ठीक है, एसओपी में हम क्या देखते हैं, एसओपी में क्या देखते हैं कि आउटपुट कहाँ कहाँ पे हमारे जो मीन टर्म को देखते हैं। मीन टर्म मतलब क्या है, जहाँ पे आउटपुट 1 आया हो। तो आउटपुट 1 कहाँ पे आया है, एक 0 पे आया है, एक 1 पे आया है, ठीक है। तो 0 पे और 1 पे आउटपुट क्या है, 1 आया है, ठीक है। और 2 और 3 पे क्या है, 0 0 आया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हमारा 0 1 पे 1 1 और इस पे क्या है 0 0। अगर एसओपी से हमें सॉल्व करना है, एसओपी से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, केवल मीन टर्म को देखते हैं। मीन टर्म मतलब आउटपुट 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट 1 को हम देखेंगे, तो देखो आउटपुट 1 केवल इन दोनों सेल में है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में ग्रुप कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ग्रुप करेंगे। अच्छा, ग्रुप कैसे होगा, ग्रुप तभी हो पाएगा जब कम से कम एक बिट कॉमन हो। मतलब क्या, इस सेल में, इस पर्टिकुलर सेल में और इस पर्टिकुलर सेल में एक बिट कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बिट कॉमन होना चाहिए। तो देखो इस सेल में, इसमें और इसमें जब हॉरिजेंटली देखेंगे, ऐसे देखेंगे जब, तो यहाँ पर 0 है, ये 1 है, तो इसमें कॉमन हमारा नहीं है। इसमें क्या है हमारा, देखो जब हॉरिजेंटली देखोगे ऐसे, ठीक है, तो हॉरिजेंटली में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 0 के साथ ये भी है और 0 के साथ ये भी है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये भी 0 0 है और ये भी 0 1 है, तो एक बिट यहाँ पर 0 0 कॉमन मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। जो सेकंड बिट है वो कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन एक बिट पे पहला बिट है 0 0 वो कॉमन मिल रहा है। तो डेट मीन्स क्या हो गया कि हमारा ये सेल क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेल हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे। ऐसा ही मान लो ये हमारा क्या है 0 0, ये क्या है हमारा 1 1 है, तो इस ये दोनों जो कभी, ये जो हमारे सेल हैं ये कभी ग्रुप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते ग्रुप, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे क्या है 1 1 है, तो दोनों बिट क्या है, अलग अलग है। इस वजह से ये ग्रुप हमारे क्या होंगे, कभी भी क्या होंगे, हमारा ग्रुप नहीं हो सकता है, कभी भी हम इनको नहीं ले सकते एक साथ, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ। वैसे ये बातें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, बताओ। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का मतलब क्या हो गया, ए बार, ठीक है। 0 क्या मतलब हो गया, ए बार, ठीक है। ऐसे ही देखो इस 0 को हम 0 1 भी आप लिख सकते हो। ऐसे आप अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बार ए और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, बी बार बी। सबसे सही तरीका मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि आप इस फॉर्म में लिखो, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। बाकी अपना अपना तरीका, जो मेथड आपको सही लगे वैसे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आंसर हमेशा सेम रहता है, अपने अपने समझने के तरीके हैं, मेथड है, जो भी समझ सही लगे आप वैसे कर सकते हो, आंसर सही आना चाहिए। अच्छा, ये एसओपी से हो गया, ये तो हमारा एसओपी से आ गया जी। अब पीओएस क्या करना है, पीओएस में हम क्या देखते हैं, पीओएस में क्या देखते हैं, मैक्स टर्म देखते हैं। मैक्स टर्म का मतलब जहाँ पे आउटपुट 0 आया हो, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, 0 आया है, तो यहाँ पे आउटपुट 0 आया है। तो देखो अब इसको हम लेंगे, तो देखो हमें मैक्स टर्म में पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए बार को, और ये किससे रिप्रेजेंट करता है, सॉरी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए बार को, ठीक है ना। ये हमें मतलब हमें यहाँ पे गलती नहीं करनी है। हमें जब भी पीओएस का एक्सप्रेशन लेना था पता होना चाहिए कि हमारा 0 मतलब हाई है और 1 मतलब लो है, ठीक है ना। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है आपको, आप वहाँ से या फिर आप ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पे पीओएस से निकालेंगे तो बताओ इसकी ग्रुपिंग हो गई, तो वाई एफ ऑफ ए बी क्या आ गया हमारा, ए बार आ गया। प्रोडक्ट ऑफ सम में भी हमारा यही आएगा और इसमें भी हमारा यही आएगा। तो समझ में आया आपको, मतलब आप चाहे एसओपी से सॉल्व करो या पीओएस से सॉल्व करो, रिजल्ट सेम आएगा। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, अगर हम डायरेक्ट जो मेथड बताया था मैंने, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू, अगर एसओपी से सॉल्व करना होता, ठीक है, एसओपी से सॉल्व करना होता तो कैसे करते, इसे क्या लिखते आप, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। आप समझना, इसको थोड़ा मैच कराना, आपको समझ में आएगा। कॉमन क्या है, ए बार, बी बार प्लस बी। देखो कॉमन क्या था इसमें 0 0 कॉमन था ना, कॉमन क्या था, ए बार है ना।
तो ये कॉमन आ गया, बी बार प्लस बी क्या होता है हमारा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा ए बार। बात समझ में आ गई। वैसे ही अगर पीओएस से सॉल्व करोगे, पीओएस मेथड से सॉल्व करोगे तो बताओ क्या लिखूंगा मैं इसे, ए बार, ठीक है, प्लस बी, इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये क्या होगा ए बार प्लस बी डॉट, ये हमारा क्या होगा ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए बार एक डॉट ए बार, ठीक है, प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार। हमें पता है ए बार डॉट ए बार क्या होगा, ए बार होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा ए बार डॉट बी बार, ये हमारा क्या होगा ए बार डॉट बी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या हो गया 0। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है हमारा ए बार प्लस 1 प्लस बी बार प्लस बी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ए बार डॉट 1 क्या होगा ए बार, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए बार। तो आपको जो मेथड पसंद है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, आप के मैप की हेल्प से भी कर सकते हो, के मैप में आप एसओपी मेथड को ले सकते हो, पीओएस मेथड को ले सकते हो, आपको जो मर्जी आप ले लो, उसे सॉल्व कर लो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले ऑप्शन देखो कि ऑप्शन किस फॉर्म में है, ठीक है, या फिर ये देख लो कि कौन सा कम है, ठीक है ना, 0 कम है या 1 कम है, जो कम हो उसको आप ले लो और डायरेक्टली सॉल्व करो, आपका आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में सारा कुछ ही बताया हुआ है, आप कोई भी मेथड लेकर सॉल्व कर सकते हो, इसलिए सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब ऐसे ही हम देखते हैं थोड़ा सा, हम डोंट केयर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल में ही हम डोंट केयर के बारे में देख लेते हैं ताकि हमें 2 वेरिएबल से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाए। डोंट केयर का मतलब क्या है कि आइदर 0 और 1, उसकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग 0 या फिर 1 ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब हम काउंटर पढ़ेंगे ना, जब हम काउंटर पढ़ेंगे अप एंड डाउन काउंटर, तो वहाँ पे हम इसका यूज बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कुछ स्टेज हम लेफ्ट कर जाते हैं। जैसे मान लो हमें 0 से 4 वेरिएबल है, तो 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग करनी है, तो 10 से लेकर 15 तक के स्टेट हमारे क्या हो जाते हैं, काउंटिंग में नहीं आते हैं। लेकिन एक्चुअल में 4 वेरिएबल है तो वो तो होंगे ही, इसलिए हमारे 10 से लेकर 15 तक को हम डोंट केयर में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, अब हम यहाँ पे डोंट केयर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारा वेरिएबल ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये कहता है कि बताओ इसमें कितने मैक्सिमम डोंट केयर यूज होंगे। ऐसे मान लो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ, हमें बताना है कि कितने यूजफुल डोंट केयर्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ यूजफुल डोंट केयर, फाइंड द नंबर ऑफ यूजफुल डोंट केयर। ठीक है, इसमें ले लेता हूं मैं, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो हमें बताना है कि इन तीनों में कि कौन सा हमारा डोंट केयर यूजफुल है, ठीक है। मैंने इसे एक्स क्रॉस से दिखा दिया या फिर डी से भी दिखा देता, कई जगह डी भी लिखा रहता है, आप कुछ भी ले सकते हो। डोंट केयर को हम या तो स्मॉल डी से लेते हैं या फिर क्रॉस से, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, दोनों एक ही बात है। अच्छा, इसमें हमारा देखो, हम डोंट केयर का यूज क्यों करते हैं? डोंट केयर का यूज इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा हार्डवेयर का जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम लगे, कम से कम हमें कंपोनेंट्स लगाने पड़े। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सारे को ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मली एसओपी के मैप हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कि हम यहाँ पे 1 को कंसिडर कर रहे हैं तो एसओपी ही है, तो एसओपी फॉर्मेट में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, सपोज करो आउटपुट y है, या फिर अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो एफ ऑफ ए बी लिख लेते हैं। तो चूंकि जब सारे मैंने बताया है कि जब सारे मीन टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। मीन टर्म को, जब सारे मीन टर्म को हम ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
ओके, तो ये इसमें यूजफुल डोंट केयर कितने हो गए, 3 डोंट केयर हमारे यूजफुल हो गए। तो यहाँ पे यूजफुल डोंट केयर इक्वल टू 3 आ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो ग्रुपिंग है वो देखो क्या किसकी बनेगी, केवल इनकी बनेगी, ठीक है। इसकी तो बनेगी नहीं, इसका तो करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा क्या है, डोंट केयर किस लिए यूज करते हैं, केवल 1 के लिए, कि 1 की ग्रुपिंग हो जाए, केवल डोंट केयर से करते नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये केवल ये ही डोंट केयर यूज होगा, ठीक है। तो ये बताओ इसकी एक्सप्रेशन क्या आएगा, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू आएगा ए, ठीक है। एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है। अच्छा इसमें देखो मैंने बताया था कि डायगोनल में ग्रुपिंग नहीं होती है, तो सिंगल यही बचा, इसलिए यहाँ पे ये डोंट केयर का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी बार। समझ आ रही बात, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि किसको यूज करना है, किस डोंट केयर को यूज करना है, किस डोंट केयर को यूज नहीं करना है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया था, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि D0, D1, D3 और यहाँ पे 1 था, ठीक है। ये फंक्शन मान लो ए बी। हमें बताना था कि विच डोंट केयर इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द सर्किट, विच डोंट केयर इज यूज टू रिड्यूस दिस सर्किट। ऑप्शन दे रखा था D0, ऑप्शन बी D1, ऑप्शन सी D3, ऑप्शन डी D0 और D3। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो इसमें क्या है कि हम जो डोंट केयर ले सकते हैं, हम इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मतलब लेने का मतलब यहाँ पे ग्रुपिंग के मतलब है ना, ग्रुपिंग से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो D0 को लेते हैं, जो अगर D0 को लेंगे तो उस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा एफ ऑफ ए बी क्या आएगा हमारा, बताओ, बी बार आएगा। समझना क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर हम D3 को लेते हैं, D1 को तो ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो D1 तो हमारा ऐसे ही मतलब ऑप्शन से खत्म हो जाएगा, इसको तो जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना क्यों नहीं लेंगे। D3 देखो, तो D3 का देखो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आएगा हमारा, बेसिकली ये लेंगे, ठीक है ना। D3 लिए तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आएगा। अब बताओ अगर हमारे पास वेरिएबल ए और बी है, हमें बी बार बनाना है, तब ए और बी से बी बार कैसे बनेगा, बी के आगे हम जब नॉट गेट लगाएंगे फिर ही हमारा बी बार आएगा। मतलब क्या है कि इस वाले केस में हमें एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ रही है, जबकि इस वाले केस में हमें कोई भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ रही। मतलब क्या है, अगर D3 को हम लेते हैं तो कोई भी हार्डवेयर की जरूरत, एक्स्ट्रा हार्डवेयर की, एक्स्ट्रा कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। इनफैक्ट जबकि अगर D0 को लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ी, एक नॉट गेट की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा, हम D3 को कंसिडर करेंगे ना कि D0 को। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, D3 होगा। बात समझ में आ रही है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि हम किसको प्रीफर करेंगे, तो हमारा किसको प्रीफर करेंगे, D3 को। ओके, समझ आई बात, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसे ही 3 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल के मैप में ये है। अब देखते हैं 3 वेरिएबल के लिए। 3 वेरिएबल में हमारा क्या है कि हमारा कितने सेल्स होंगे, 2 to the power 3, मतलब क्या होगा, 8 सेल होगा, ठीक है। और हर सेल के जो चांसेस होंगे ग्रुपिंग के, वो कितने होंगे, 3 होंगे। जितने वेरिएबल होंगे उतने चांसेस होंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो 0 1, ये हमारा मान लेते A और B C। तो मैंने जो ये लिखा हुआ है ना, ये ऐसे है A B C,
ठीक है, जो भी नंबरिंग है हमारी ऐसी है 0 0 0 0 0 1 है ना। तो ये हमारा बेसिकली क्या LSB टू MSB, और जो भी ये कोड है वो सारे किस में है, ग्रे कोड में है। जो भी कोड है हमारा क्या है, ग्रे कोड है। ठीक है, K-मैप में हम जो कोड यूज करते हैं ग्रे कोड का यूज करते हैं। क्या ग्रे कोड को और क्या कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस कोड या फिर मिनिमम एरर कोड। मिनिमम एरर कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको अगर यूज करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा बुलियन एक्सप्रेशन, उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसी वजह से हम ग्रे कोड को यूज करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कोड क्यों, क्योंकि हर एक बिट जो नेक्स्ट बिट होगा उसके बीच में एक ही बिट का डिफरेंस होगा। मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 0 0 है तो अगला क्या होगा, यहाँ पर 0 1, उसका क्या होगा 1 0 होगा। ठीक है, सॉरी 1 1 होगा, उसके बाद 1 0, ना कि 1 0 होगा। ठीक है, देखो इसको करेंगे ना तो बस एक ही बिट में चेंज आया है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे फिर तो यहाँ पर सिर्फ एक बिट में चेंज आया है, कहीं पर भी देखोगे तो एक ही बिट का चेंज आया होगा। अब इनको बनाओगे तो कैसे होगा, ये 0 0 0, ठीक है 0 0 1, ये कैसा होगा 0 1 1, ये क्या हो जाएगा 0 1 0, ये क्या होगा 1 0 0 1 0 1, ठीक है 1 1 1, और ये क्या होगा हमारा 1 1 0। नंबरिंग में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, ये 1, ये 3, ये हमारा 2, ये हमारा 4 5 7 6। ये बात समझ में आ गई कि ये नंबरिंग कैसे हो रही है। अगर बुलियन एक्सप्रेशन में अगर आप इसको इंटरचेंज कर दोगे ना आपस में, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर इनको आपस में इंटरचेंज कर दोगे, मतलब बी इधर ये इधर, मतलब इसको बी को इधर लिख दोगे, ए को इधर लिख दोगे, तो नंबरिंग भी आपको ऐसे ही चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप LSB टू MSB बनाओ, हमेशा LSB टू MSB बनाओ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका ईजिली बन जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी करोगे आंसर सेम ही आना है, तो क्यों डिफिकल्ट मेथड यूज करना है ना, सिंपल आप यूज करो LSB टू MSB यूज करो, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ओके, नंबरिंग समझ में आ गई कैसे नंबरिंग करते हैं। अब बात आती है ग्रुपिंग की। तो देखो हर सेल के पास 3 चांसेस होंगे। ठीक है, ये सेल है तो ये इसके साथ ग्रुप हो सकता है, इसके साथ ग्रुप हो सकता है, और ये इस वाले के साथ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में ग्रुप हो जाएगा। देखो जब इसमें ग्रुप का मतलब क्या है, जिससे भी मैं ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ देखो उसमें एक बिट कॉमन होगा जरूर। देखो 0 0 है, यहाँ पे क्या है 1 0 है, तो एक 0 कॉमन आ गया ना। इसमें देखो 0 0, देखो इसमें 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 है, कॉमन आ रहा है बिट। इसमें देखो यहाँ पे क्या है 0 0 और यहाँ पे क्या है 0 1 है, एक बिट कॉमन आ गया। ठीक है, तो किसी में भी आप लोगे तो एक बिट कॉमन आएगा। अगर मान लो मैं इसको ले लेता हूँ तो इसमें इससे ग्रुप हो सकता है, इससे ग्रुप हो जाएगा और इससे ग्रुप हो जाएगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। ठीक है ना, आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा केवल एक बिट का ही चेंज है। ओके, तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं। हर सेल के पास 3 चांसेस होंगे ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, आप ऐसे इजीली कर सकते हो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि जो कि 3 वेरिएबल है तो 3 चांसेस ही होंगे एक सेल के लिए। ठीक है, तो आपको उससे ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो आप कम देखे हो तब ध्यान दे लेना कि क्यों कैसे हो रहा है। ओके, तो ये हमारा 3 वेरिएबल के लिए है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल K-मैप के लिए हम कोई भी मान लो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर सकते। सपोज करो कि कोई वेरिएबल ले लेता हूँ ऐसे, जीरो 1 3 2 4 5 7 6। ठीक है, मैंने वही नंबर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो कि हमारा जो फंक्शन दे रखा है ऑफ ABC इक्वल टू दे रखा है समेसन। ठीक है, ये समेसन लिखने का मतलब क्या है, ये हमारा SOP फॉर्म में लिखा हुआ है। और मान लो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो लिखा है, क्या लिखा है हमारा 0 0 1 4 5। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 0 1 4 5। मतलब क्या है कि 0 1 4 5 पे आउटपुट 1 आ रहा है। मतलब क्या है कि 0 1 4 5 पे आउटपुट 1 आ रहा है, मतलब 0 1 4 5 पे आउटपुट 1 आ रहा है। बाकी जगह क्या आ रहा है, कुछ नहीं लिखा मतलब 0 आ रहा होगा। अगर डोंट केयर नहीं लिखा डेट मीन्स 0 आ रहा है। ठीक है ना, अंडरस्टूड है। ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो ये ग्रुपिंग कैसे हो जाएगी, समझ आ रहा है बात। इन चारों की आपस में ग्रुपिंग होगी। हमेशा ग्रुपिंग हम 2 की पावर्स में देखते हैं, 2 4 8 ऐसे देखते हैं। ठीक है ना, 6 नहीं देखेंगे, 2 की पावर्स में देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई इनकी। ठीक है, ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम टू मिनिमम देखते हैं।
दो दो की भी ग्रुपिंग हो सकती है, एक सिंगल की भी हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 0 की भी हो जाएगी, 2 की पावर 1 की भी होगी, ठीक है, 2 की पावर 2 की भी होगी, 2 की पावर 3 की भी। तो हम सबसे पहले 2 की पावर 3 से देखना स्टार्ट करेंगे, फिर 2 की पावर 2 का, फिर 2 की पावर 1 का, फिर 2 की पावर 0 का। जितना मैक्सिमम बन जाए उतना बेस्ट है, क्योंकि उतने कम हमें सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, मतलब हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी उतनी हमारी कम होगी। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए बी सी क्या आ जाएगा हमारा, बताओ इसमें कॉमन क्या है हमारा। देखो इधर तो कोई कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो कॉमन होना नहीं। इसमें कॉमन हो सकता है, यहाँ पे देखो ये 0 है, यहाँ पे 0 है, किसका पोजीशन है, बी का, ठीक है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो ये कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, बी। एक्सप्रेशन क्या आ गया, बी। सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। सपोज करो इसी को थोड़ा चेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू समेशन 0176, ऐसे ले लिए 0176। तो इसका देखो अगर 0176 मैंने ले लिया तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। ये क्या है ना कि आप बहुत ही ईजी है, अगर आप एक बार समझ गए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। 01324576। अब देखो कहाँ कहाँ पे 1 है, 0 पे, 1 पे, 7 पे और 6 पे, तो इनकी ग्रुपिंग आपस में हो जाएगी, ठीक है ना, इनकी आपस में ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है, तो इनकी ग्रुपिंग आपस में हो जाएगी। तो बताओ, देखो ग्रुपिंग के लिए अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो देखो इसकी ग्रुपिंग इसके साथ हो सकती है, इसके साथ हो सकती है और इसके साथ हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको भी फोल्ड करने लगना, इसमें नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि आपको पता रहे किसके साथ ग्रुपिंग हो सकती है। ओके, तो बताओ एफ ऑफ ए बी सी क्या आ जाएगा हमारा। एफ ऑफ ए बी सी बताओ, ये हमारा 01 00 01 11 10। तो बताओ क्या हमारा है, इसमें कॉमन क्या आएगा, 0 0 का मतलब क्या हो गया, ए बार। 0 का मतलब इन दोनों सेल में 0 कॉमन है ना, तो 0 का मतलब क्या हो गया, ए बार। और इन दोनों में क्या कॉमन है, बी। 0 कॉमन है, देखो पहला वाला बिट कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, बी बार। तो ए बार बी बार प्लस एक और कॉमन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे एक ये सेल कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, बी, तो ए बी, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, ए बार बी बार प्लस ए बी। ये बेसिकली हमारा किस चीज़ का है, एक्स नॉर गेट है, ये हमारा क्या है बेसिकली, एक्स नॉर गेट। बात समझ में आ गई, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा हम उसमें क्या करेंगे, इजीली हम उसको सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप, ठीक है। के मैप की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसी में कुछ डोंट केयर वाले केस देख लेते हैं। कुछ डोंट केयर वाले केस देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, 4 हमारे हैं। अब हमें बताना है कि कौन कौन से डोंट केयर हमारे यूजफुल डोंट केयर हैं और क्या एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें देखो हमारे क्या है कि ये सारा हम 8 से स्टार्ट करेंगे तो ये सारा का सारा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जब सारे मिन टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो बताओ आउटपुट क्या आता है हमारा, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले में एक ये मिसिंग है, तो देखो 8 तो बन नहीं पाएगा, तो 8 के बाद नंबर किसका आता है, 4 का, तो देखो ये 4 बन जाएगा, है ना। तो ये बी ए बी है, ए बी सी 01 00 01 11 10। तो बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए, ठीक है ना। क्योंकि यही एक कॉमन मिल रहा है इसमें, और कोई कॉमन मिल नहीं रहा, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पे बताओ ए बी सी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बार ए, ठीक है, ये बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे लिख लो। तो देखो अब इसमें क्या है कि ये वाला मिसिंग है, तो देखो 8 नहीं बन सकता, फिर 4 भी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो हम किस पे जाएंगे, 2 पे, तो देखो 2 बन जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या कॉमन है, इसमें इस वाले रो में तो a कॉमन हो गया, तो a आ गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या कॉमन है, b बार, तो यहाँ पे क्या जाएगा b बार, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो 8 नहीं बन पाएगा, 4 भी नहीं बन पाएगा, है ना, 2 भी नहीं बन पाएगा, तो सिंगल क्या बनेगा हमारा 1। तो यहाँ पे बताओ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, a b c, यहाँ पे a बार a, b बार c बार, b बार c, b c बार, सॉरी b c एंड b c बार, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, f ऑफ a b c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा a b बार c बार, a ये हो गया, b बार c बार, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कितने यूज हो गए हमारे, 7 यूज हो गए, डोंट केयर। इसमें कितने हो गए, 3 यूज हो गए, इसमें 1 यूज हुआ, और इसमें क्या होगा 0, आंसर आएगा। तो ये हम बता देंगे। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, ओके। अब कई बार एग्जाम में एक टर्म साइज का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने टर्म साइज होंगे, ठीक है। पूछ लेता है टर्म और टर्म साइज, ठीक है। तो टर्म क्या होता है हमारा, बेसिकली कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन, उसमें टर्म क्या होगा, जितने हैं जो हमारे वेरिएबल हमारा निकल के आ रहे हैं, जैसे ए बी सी, ए बार बी बार सी बार, ये हमारे टर्म हो गए। और टर्म साइज कितने हो गए, जितने वेरिएबल उसमें यूज होंगे वो हमारे टर्म साइज होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है कि इन n वेरिएबल के मैप 16 cells are grouped find the term size of the expression of the Boolean expression, ठीक है। n वेरिएबल के मैप है, ठीक है, उसका हमें टर्म साइज बताना है कि क्या होगा। तो देखो इसका जो मेथड होता है हमारा वो होता है क्या, लॉग, इसको सॉल्व करने का मेथड लॉग n। लॉग क्या होता है, यहाँ पे बेस बाइनरी है तो बेस 2n होगा, 2 होगा, और यहाँ पे होता है n बाई d, हाँ सॉरी, यहाँ पे होता है बेस n, इस कैपिटल N बाई कैपिटल D। तो हमारा जो n होता है बेसिकली वो हमारा क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल, दैट इज क्या होगा 2 टू द पावर n, ठीक है। और हमारे क्या हो गए, D क्या होता है बेसिकली ग्रुप्ड सेल, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्ड सेल, ये हुए ग्रुप्ड सेल, कितने हमारे सेल हमारे ग्रुप्ड हैं, ठीक है, वो हमारा डी होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला किसका हो गया, टर्म साइज का। टर्म साइज अगर निकालना हो तो हमें ये याद रखना है, इससे हमारा टर्म साइज निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, एन वेरिएबल है, तो एन वेरिएबल के लिए जो कैपिटल एन होगा वो क्या होगा 2 टू द पावर n होगा, ठीक है। और कितने ग्रुप से कितने हमारे सेल्स ग्रुप्ड हो गए, 16 सेल्स हमारे ग्रुप्ड हो गए हैं, मतलब जो डी की वैल्यू गिवन है वो 16 गिवन है, मतलब 2 की पावर 4। अगर इसका हम इसको सॉल्व करें तो बताओ टर्म साइज क्या हो जाएगा हमारा, टर्म साइज इक्वल टू होगा लॉग बेस 2 टू द पावर n डिवाइड बाय 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो बताओ क्या आ जाएगा, लॉग बेस 2 टू द पावर n माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग 2 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है ना। जब बेस बराबर होता है वैल्यू कितनी आती है 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा n माइनस 4, आंसर क्या आ जाएगा n माइनस 4। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा जिसका टर्म साइज निकालना हो तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गेट में अक्सर ही आ जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हमें समझना भी है और पढ़ना भी है, समझ लोगे आप एक बार तो इजली आ जाएगा। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, हमें पढ़ना है इम्प्लीकेंट्स के बारे में, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स, हमें इनके बारे में पढ़ना है।
देखो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया एक, ठीक है। इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी ये जो भी हमारी ये सपोज करो एग्जांपल ले लिया मैंने, क्वेश्चन लिख ले लिया, ठीक है। जो भी हमारी ये टर्म दे रखे हैं, ये हमारे बेसिकली कौन सा टर्म है, मीन टर्म है। तो मीन टर्म को विदाउट ग्रुपिंग, बिना ग्रुप के, हमने ग्रुपिंग नहीं करनी, ठीक है। बिना ग्रुप के हर टर्म को लिख दो, हर मतलब जो भी सेल है ना, इस सेल की वैल्यू क्या है, इस सेल की वैल्यू क्या है, इस सेल की वैल्यू और इस सेल की वैल्यू, बस उसके वेरिएबल्स को लिख दो, वो हमारे क्या हो जाएंगे, इम्प्लीकेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर इसको लिखते हैं तो बताओ इसे क्या लिखेंगे, ए बार, बी बार, सी बार, ठीक है। इसको लिखेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, ए बार, बी बार, सी, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ए बी बार सी। इसे कैसे लिखेंगे, ए बी बार बी सी, ये हमारा क्या आ जाएगा। तो ऐसे हम लिख देंगे, बात समझ में आ गई, ओके। अब हमारा इम्प्लीकेंट समझ में आ गया, मतलब जो सिंपल सेल है बिना ग्रुपिंग के, आप उस सेल की वैल्यू को लिख दो, सेल को ग्रुप नहीं करना, बिना ग्रुप किए हुए आप उसकी वैल्यू को लिख दो, वेरिएबल्स को लिख दो, ठीक है, वो हमारे इम्प्लीकेंट्स हो जाएंगे, ओके। अब हमारा क्या इसेंस, हमें निकालना है प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है कि जितना आप ग्रुपिंग कर सकते हो, मैक्सिमम जितना ग्रुपिंग कर सकते हो ना, उतना ग्रुपिंग कर दो। इतना ही ग्रुपिंग पॉसिबल है, तो जितना आप ग्रुपिंग कर दिए वो हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि इसका इससे भी कर दिया, इसका इससे भी, इसका इससे भी, ठीक है। तो हमारा बताओ क्या क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बार, ठीक है, ये क्या होगा ए बार, और इसमें कॉमन क्या है, बी बार, ए बार बी बार, ओके। इस वाले को क्या लिखेंगे, बी बार सी, और इसको क्या लिखेंगे, ए सी, ए सी, ठीक है ना। आप देख लो इसमें क्या कॉमन है, सी कॉमन है, ओके ओके। अब आता है बात कि इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है। तो बेसिकली प्राइम इम्प्लीकेंट क्या था, जितने भी आप मैक्सिमम ग्रुपिंग कर सकते हो, सारा ग्रुप कर दो, वो हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट है, ठीक है। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है कि जितने की जरूरत है उतना करो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे इस वाले में आप केस में देखो कि बेसिकली ये जो ग्रुप किया गया है, इसको ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसको बस इतना ही सफिशियंट है, इतने में ही हमारे सारे वंस कवर हो गए, कोई भी वन हमारा लेफ्ट नहीं रह रहा, कोई भी हमारा वन रह नहीं रहा। तो इस केस में हमें एक्स्ट्रा इस वाले को ग्रुप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो टर्म है इसको हम हटा देंगे। मतलब क्या है, इसको लिखें या ना लिखें, सर्किट के एक्सप्रेशन पे या रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या हो गया, जो नेसेसरी है बस उसको आप लिख दो। तो नेसेसरी कौन सा है, बस यही दो नेसेसरी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसेंशियल क्या है, जो नेसेसरी है उसको आप लिख दो, वो इसेंशियल हो गया। अब बात आती है रिडंडेंट, कौन सा बचा था, जो बच गया ना, जिसके होने या ना होने से सर्किट पे कोई फर्क ना पड़े, वो हमारा रिडंडेंट होता है। तो रिडंडेंट बेसिकली क्या हो गया, बी बार सी, तो ये हमारा रिडंडेंट इम्प्लीकेंट हो। बात समझ में आ गई। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इम्प्लीकेंट्स के बारे में। इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, और रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं। बात समझ में आ गई आपको, ये कॉन्सेप्ट था, आप इसको समझ लो। अभी एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, गेट 2014 में भी आया है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 to the power n डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो हमारा सिंपल रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको करते कैसे, बेसिकली ये होता कैसे उसे देख लेते हैं। बेसिकली ये डायगोनल ग्रुपिंग के वह ऊपर है, चूंकि हमारे सपोज करो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसको हम अब आप इसको दोनों तरह से बना सकते हो, डायगोनल की बात है ना, आइदर दिस वन और दिस वन, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, ओके। तो इसकी ग्रुपिंग ये हो जाएगी सिंपल, ठीक है। इसमें मैक्सिमम हमारा क्या होगा, यही पॉसिबिलिटी है, ओके। ऐसे ही इस वाले में हमारा देखो, ठीक है, जो भी होंगे हमारे डायगोनल होंगे। तो कितने हमारे इसमें 2 बने, इसमें कितने बन गए, 4 बन गए। ऐसे इस वाले में देखो, ठीक है। तो देखो ये हमारे ग्रुपिंग बनेंगे इसके, ठीक है। तो मैक्सिमम प्राइम इम्प्लीकेंट्स अगर निकालना हो, मैक्सिमम प्राइम इम्प्लीकेंट, तो बेसिकली हमारा वो कितना होगा,
2 टू द पावर, अगर ये 2 वेरिएबल है तो क्या होगा 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या आ गया 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 2, 2 ही बनेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या हो गया 4 हो गया, 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 16 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 8, काउंट कर लो 2 4 6 और 2 8। समझ में आई बात? तो ये हमें याद रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने आएंगे, तो ये होंगे 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2, इतना हमें याद रखना है। ओके, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट में प्राइम इम्प्लीकेंट्स से रिलेटेड कि पी आई इन एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू समेसन 2 3 4 5। तो हमारा 2 हमारा पोजिशन ईयर को 0 1 3 2 4 5 7 6, अब कहाँ पे 2 3 4 5 4 5। ठीक है, अब इस पे आप पी आई निकालना है। पी आई मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कितनी ग्रुपिंग कर सकते हो आप। तो देखो ये ग्रुपिंग हो सकती है कि ये ग्रुपिंग हो सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। तो यही पी आई हो जाएगा। तो पी आई इक्वल टू पी आई हमारा बेसिकली क्या आएगा, हमारा इसको लिखेंगे तो ये आएगा हमारा ए बार बी प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा ए बी बार, ये बेसिकली एक्सॉर गेट आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल आंसर हो गया। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। पी आई वगैरह क्या है, पी आई के बारे में आपको पता है, फिर ही कर पाओगे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं 4 वेरिएबल के वेब के बारे में। जैसे हमने 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के लिए देखा, वैसे ही 4 वेरिएबल है, उसकी सिंपल नंबरिंग हमारी ऐसे चलेगी। सबसे पहले ग्रुपिंग के बारे में देखते हैं कि हर सेल के पास अगर 4 वेरिएबल है तो हर सेल के पास 4 चांसेस होंगे ग्रुपिंग के। जैसे सपोज करो कि अगर ये सेल है पर्टिकुलर, कोई भी एक सेल ले लेते हैं, सपोज करो कि ये सेल ले लेते हैं। ठीक है, तो इस सेल के पास 4 चांसेस है, तो इससे ग्रुप हो सकता है, इसके साथ ग्रुप हो जाएगा, इसके साथ ग्रुप हो जाएगा, इसके साथ ग्रुप हो जाएगा। समझ आ रही बात? ऐसे ही अगर इस सेल के बारे में बात करें तो ये इसके साथ ग्रुप हो जाएगा, इसके साथ ग्रुप हो जाएगा, इसके साथ ग्रुप हो जाएगा, इसके साथ ग्रुप हो जाएगा। ऐसे इस सेल के बारे में बात करते हैं तो ये इसके साथ ग्रुप होगा, इसके साथ ग्रुप होगा, ये इसके साथ ग्रुप होगा। ठीक है, और एक ये इसके साथ ग्रुप होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? तो हम ये हमारे ऐसे ग्रुपिंग हो सकता है इसमें। ओके, ठीक है। अब मतलब क्या है कि कोई भी सेल होगा, कोई भी सेल का लोगे, अगर इसका भी लोगे तो अब ये क्या होगा, इसके साथ ग्रुप होगा। ठीक है, और हमारा इसके साथ ग्रुप होगा। ठीक है, एक इसके साथ ग्रुप होगा और इसके साथ, मतलब हर सेल के पास 4 चांसेस होंगे ग्रुपिंग के। इतना समझ में आया? 4 वेरिएबल में यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, जो कि क्वेश्चन को आसान कर देगा अगर ये पॉइंट आपको ध्यान रहेगा तो। अब इसमें बताना है कि नंबर ऑफ कितने डोंट केस हमारे यूजफुल है। तो चूंकि हमारे हम कैसे चलते हैं 2 की पावर 4 से, फिर 2 की पावर 3 को देखेंगे, फिर 2 की पावर 2 को, फिर 2 की पावर 1 को, फिर 2 की पावर 0 को। ऐसे ही देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने ग्रुप बन जाएंगे। तो 16 देखते हैं, 16 बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा। तो हमारा 16 वाला ये ग्रुप हो गया। तो सारे मीन टर्म को हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आता है, एफ ऑफ ए बी सी डी के आंसर क्या आ जाएगा 1। ये हमें पहले ही पता है। ठीक है, सारे मीन टर्म को ऐड कर देंगे, रिजल्ट 1 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये मिसिंग है। देखो पहले क्या है 2 की पावर 16 बन जाएगा, नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि ये मिसिंग है ना, तो नहीं बन पाएगा। ओके, 2 की पावर 8, यहाँ पे ये मिसिंग है तो 8 भी नहीं बन पाएगा। तो अगर यहाँ पे रहता तो 8 बन जाता। लेकिन अगर 4 देखते हैं तो 4 देखो ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। नंबरिंग तो समझ में आ ही रहा है, सबको मिला दोगे यहाँ पे ना, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, 0 0 1 1। ठीक है, 0 0 1 0। तो ऐसे नंबरिंग हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो जो नंबरिंग बनती है हमारी ऐसे बनेगी 0 1 3 2। ठीक है, 4 5 7 6। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8 9 उसके बाद 11, उसके बाद यहाँ पर 10। ठीक है, फिर 12 13 15 और ये 14, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हम ऐसे देखते हैं ना 0 1 2 3, फिर 4 5 6 7, फिर हमारा 8 9 11 10, फिर 12 13 14 15। समझ में आई बात? आप इसमें नंबरिंग करोगे इसलिए आपका बन जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे याद रख लेना है। पूरा ग्रे कोड है, इस वजह से ये ऐसे बनता है। आप देखोगे तो ग्रे कोड वाला मेरा वीडियो देख लेना, उसमें सारा मैंने क्लियर करा है सब। ठीक है, ओके। तो अब इस वाले में क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसमें कैसे ग्रुपिंग बनेगी।
तो 16 का देखेंगे, 16 बन जाए क्या? नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ मिसिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता तो बन जाता। ओके, तो फिर उसके बाद 8 का देखते हैं। तो 8 का देखो, डोंट केयर के साथ बनाना है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ये भी बन जाएगा, लेकिन फिर ये रह जाएगा। तो एक 8 का बनेगा, अगर इसको बनाओगे ना तो ये एक 8 का बन जाएगा। फिर एक ये हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का या तो ऐसे बनाओ, ठीक है, या फिर इनका बनाओ, ठीक है, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसे बनाते हो तो हमें क्या है, वेरिएबल्स हमारे बढ़ जाएंगे। हमारे क्या है, वेरिएबल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक ये बनेगा, फिर एक ये, फिर ये, तो 3 हमारे मिन टर्म्स हमारे ऐड होंगे। ओके, तो मैंने पहले ही आपको लेक्चर में बताया है कि डोंट केयर को ग्रुपिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। डोंट केयर को हम ग्रुप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो हमें अगर सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए डोंट केयर का ग्रुपिंग करना पड़ रहा है तो ही हम करेंगे। अगर सर्किट को डोंट केयर का यूज करने से सर्किट सिंप्लीफाई की वजह से अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हमें डोंट केयर की ग्रुपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल और सिंपल क्या करेंगे, डोंट केयर को छोड़ देंगे और जो भी 1 है हम 1 वाले के ग्रुपिंग करेंगे। तो 1 वाले को ग्रुपिंग करेंगे, ये हमारा 8 का बन जाएगा। तो हमारा इससे एक्सप्रेशन हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तो बताओ ये हमारा इसमें क्या कॉमन है, बताओ इसमें क्या कॉमन है, हमारा C कॉमन है। तो एफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, सॉरी सी में बोल दिया। यहाँ पे हमारा देखो ए बी सी डी है, तो बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है, बेसिकली डी है ना, डी कॉमन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। समझ आ रही बात? तो ऐसे हमें क्या करना है, क्लियर करना है, समझना है सबको। अगर आपको नंबरिंग वाले में दिक्कत है तो मैं एक बार नंबरिंग भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एकदम एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। नंबरिंग भी आप देख लो ताकि कभी आपको नंबरिंग में दिक्कत ना आए। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, है ना, कि कैसे हो गया, तो आप एक बार देख लो, ठीक है। ये ए बी सी डी, ठीक है, ये मैंने जो भी लिखा है, जो भी आप फंक्शन लिखते हो ना ए बी सी डी, तो यहाँ से हमारा क्या है, LSB टू MSB मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जो नॉर्मल बाइनरी वेरिएबल होते हैं 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0, समझ रहे हो ना, 0 0 1 1, ये हमारा 16 तक 1 1 1 1 15 तक हमारे जो भी हैं हमारे पूरे 16 टर्म्स तक हमारे ऐसे आएंगे। तो हम उसी को मतलब यहाँ पे हम जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि LSB टू MSB ही हमें बनाना है। ये हमारा यहाँ पे LSB है, इधर MSB, हम वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हमें क्या करना है, हर सेल में वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करोगे ए बी के यहाँ पे 0 0 और सी डी के यहाँ पे 0 0, ठीक है ना। यहाँ पे 0 0 0 1, यहाँ पे 0 0 1 1, यहाँ पे देखो 0 0 1 0। समझ आ रही बात? यहाँ पे देखो 0 1, ए बी की वैल्यू क्या है, 0 1 है, यहाँ पे क्या हो गया 0 1 0 0, यहाँ पे देखो 0 1 0 1 0 1, यहाँ बताओ 0 1 1 1 0 1 1 0, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 1 1 1 0, यहाँ बताओ 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। अब बताओ ये बाइनरी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बता दो। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है 0 के, ये किसके बराबर है 1 के, ये किसके बराबर है 3 के, ये किसके बराबर है 2 के, ये बताओ 4, ये 5, ये हमारा 7, ये हमारा 6, ये हमारा 12, ठीक है, ये 13, ये हमारा सॉरी 12 13, हाँ, ये हमारा 15 और ये 14, ये बताओ 8, ये हमारा 9, ठीक है, ये हमारा 11 और ये हमारा 10। देखो वही मैंने नंबरिंग यहाँ लिख रखी है, ठीक है ना। तो हम ऐसे नंबरिंग निकालते हैं। अगर आपको बेसिकली हमें ये याद ही रखना है, हमें यह निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ये याद रखना है ताकि हम कभी भी क्वेश्चन करें एग्जाम में तो हम इजीली कर लें, ना कि हम बैठ के इसे निकालने लगे, ठीक है। लेकिन आता ऐसे है, अगर आप इसके टर्म को बदल दोगे ना, मतलब इसको अगर ए बी ऊपर लिख दोगे और सी डी नीचे लिख दोगे तो पूरा नंबरिंग ऐसे चलेगा, 0 फिर 1 फिर 3 फिर 2, समझ रहे हो ना, मतलब सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को कि आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपने सी डी और ये ए बी ऐसे लिख दिया, डेट मीन्स सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो ऐसे अब नहीं करना, कई बार गलत भी हो जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, मतलब LSB to MSB ही बनाना है। ओके, आई होप आपको ये सारा के मैप के बारे में समझ में आ गया होगा और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो तो इस पर आपका बेसिकली सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हमें बताना है कि इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे जो बेस्ट मेथड है कि आप जितना ग्रुप कर सकते हो ना, पहले ग्रुप करके देख लो, तो PI निकाल लो, ठीक है। फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा किसकी ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 4 का कौन सा बन रहा है, ठीक है। 8 तो बनेगा नहीं, 4 बन जाएगा, है ना। तो 4 इसका बन जाएगा ये, ठीक है। सबसे पहले PI निकाल लिया करो, PI निकाल लोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसकी ग्रुपिंग हो सकती है, ये 1 रहेगा, इसकी हो सकती है, फिर इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे ना तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब देखो आपको क्या लग रहा है कि इन सबको तो करना नेसेसरी है क्योंकि ये 1 छोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। लेकिन देखो ये जो 4 1 है, ये जो 4 1 है, ये हमने क्वाड जो बनाया है, ये क्वाड जो बनाया है हमने, बेसिकली इसकी जरूरत ही नहीं है, इस वाले की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर एक्सप्रेशन में लिखते हैं, बेसिकली अगर PI हम लिखते हैं तो PI बताओ क्या होगा, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए बताओ PI क्या होगा, A बार B, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, C बार, ठीक है, प्लस, ठीक है। फंक्शन लिख लेते हैं पूरा। ये बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले इनमें कॉमन क्या है हमारा, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, A बार, ठीक है। और इधर क्या है हमारा CD, प्लस इसमें देखो AB, और इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा C, प्लस इसमें बताओ हमारा ये हमारा क्या हो गया A, ओके। और इसमें हमारा कॉमन क्या है हमारा C बार D, ठीक है। अच्छा ये 4 वाला एक है तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा B, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा D। तो ये हमारा PI होगा, बेसिकली इन सारे टर्म को मिला के होगा। लेकिन जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन पूछ रहा है ये हमारा बेसिकली क्या होगा, PI हमारे सारे टर्म्स से मिलके होंगे। लेकिन जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन होगा, देखो इसमें हमें इस टर्म की जरूरत है क्या, स्क्वायर्स को अगर हम ना बनाए, सपोज करो अगर स्क्वायर्स को हम मिटा देते हैं, जो हम 4 वाला बना रहे हैं, तो बताओ कोई 1 रह रहा है क्या, ऐसा कोई 1 है जिसकी ग्रुपिंग ना करें तो हमारा रिजल्ट ना आए, बताओ। ऐसा कोई भी 1 नहीं है ना। तो इस वजह से क्या कह सकते हैं कि हमें ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया, RPI हो गया, ठीक है। तो हमें इसको छोड़ देंगे, इसके सर्किट में लेने या ना लेने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा हार्डवेयर क्यों बढ़ाएं, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाएं, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, इनको ले लेंगे, ये हमारे A बार B C बार प्लस A बार CD प्लस ABC प्लस A C बार D, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये पूरा वीडियो हमारा के-मैप से रिलेटेड था। सारा कुछ मैंने के-मैप के बारे में बताया, जितना कुछ हो सकता है मैक्सिमम मैंने कोशिश करा है आपको सारा कुछ बताने का। आप गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो भी के-मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं आप प्लीज़ उसको सॉल्व करो। जो नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजो, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करके आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।